हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं टॉप गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो सीधा सवाल है और सीधे तौर पर इसका हम लोग जवाब जानेंगे। एकदम बिल्कुल सही तरीके से हम लोग जानेंगे कि भूकंप उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, भूकंप हम लोग किसको कहते हैं और इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो एक भी जरा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, लाइक बटन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका जवाब हम लोगों को कैसे लिखना होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थक्वेक्स, क्या है, इसके कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। भूकंप क्या है, इसके कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। तो आंसर हम लोगों को लिखना कैसे है, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि भूकंप क्या है। तो भूकंप दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो भूकंप साधारण शब्दों में भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह कभी भी, जब हमारी धरती किसी कारणवश कभी भी कंपन करने लगती है, हिलने लगती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, साधारण शब्दों में भूकंप कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब हम लोग अगर इसको बोलें कि भूकंप का मतलब क्या होता है, तो कैसे बोलेंगे, तो जब किसी भूखंड में आंतरिक उथल पुथल होने पर उत्पन्न शक्तियों द्वारा धरातल कांप उठे, तब उसका यह कांपना या उसमें कंपन उत्पन्न होना भूकंप कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यह सब किसके कारण होता है, आंतरिक उथल पुथल के कारण। मान के चलिए कि अगर हम कोई चीज़ को मार रहे हैं या फिर कोई चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, कंपन उत्पन्न होगा। और वही कंपन जब क्या होता है, हम लोगों को दिखाई देने लगे बाहर किसी धरातल पर, तो उसी को हम लोग भूकंप बोलेंगे। तो भूकंप में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर की जो प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर का जो भूखंड है, वो सब किसी आंतरिक कारणवश क्या होने लगता है, उसमें जब उथल पुथल होने लगती है तो उससे शक्तियों का उत्पन्न होता है। और वो शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि धरातल तक को कँपा देती है, और वही धरातल जब कांप उठती है तो उसी को कहा जाता है भूकंप। दोस्तों, भूकंप में कंपन की तरंगें उत्पन्न होती है। किसकी तरंगें उत्पन्न होती है, कंपन की तरंगें उत्पन्न होती है, कंपन की तरंगें। और जो अपनी उद्गार केंद्र के चारों ओर चला करती है। जैसे यहाँ से मान के चलिए कि हम लोग यहाँ से अगर मान के चलिए कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से जो है केंद्र से भूकंप जो है उत्पन्न होती है, तो ये चारों साइड में क्या हो जाती है, फैल जाती है। चारों साइड में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है दोस्तों, कि केंद्र के चारों ओर चला करती है। केंद्र के चारों ओर, जैसे इसका ये केंद्र बिंदु है तो इसके चारों ओर चला करेगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे। यह तरंगे जब भूपटल की चट्टानों से होकर गुजरती है तो धरातल हिलने डुलने लगता है। अब देखिए क्या चीज है, तो अंदर से कंपन उत्पन्न हुई, उसका कोई केंद्र बिंदु था, और कंपन जब उत्पन्न हुई तो वह कहाँ पे चली आई, सीधे सीधे जो भूपटल की चट्टानें हैं उस पर चली आई। अब चट्टान जो है वह तो टूट कर बिखर नहीं सकता है, और क्या होता है, वह कंपन करने लगता है, हिलने लगता है। उसी को हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो कोई पूछेगा अगर कि भूकंप का मतलब क्या होता है, तो साफ शब्दों में उनको आंसर देना है कि जब किसी कारणवश पृथ्वी की जो आंतरिक भूभाग होती है वह उथल पुथल होने लगती है, और वहां पर उत्पन्न शक्तियों के द्वारा पृथ्वी का धरातल कांप उठता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं भूकंप। उसी को क्या कहते हैं, भूकंप। चलिए, तो भूकंप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जानते हैं भूकंप के कारण, कि भूकंप के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, भूकंप के दो कारण हो सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला पहला तो प्राकृतिक कारण हो सकता है और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण का मतलब क्या होता है कि जब भूकंप के कारण प्राकृतिक हो, मतलब प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के कोई कारणवश जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कारण। देखिए क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जब भूपृष्ठ की ऊपरी सतह ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनी की ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनी की, पृथ्वी का फैलना या सिकुड़ना या किसी अन्य कारणों द्वारा क्या होती है, हिल उठती है, तो उसे प्राकृतिक कारण कहा जाता है, उसे प्राकृतिक श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों,
वास्तव में भूकंप का जो प्रमुख वैज्ञानिक कारण है वह क्या होता है, तो शैलों के प्रतिरोधक क्षमता से अधिक आकस्मिक विक्षोभ का उत्पन्न होना। इसका मतलब क्या होता है कि शैलों की कुछ प्रतिरोधक क्षमता होती है कि कितना कंपन करेगा कि शैल जो है उसको उसका मतलब उससे वह कंपित नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ मान के चलिए, हम लोग एक बैलून को ही दबाते हैं, एक बैलून ले लेते हैं और उसको दबाते हैं, तो इस उसकी एक क्षमता होगी, प्रतिरोधक क्षमता होगी कि इतना दूर तक ये दबेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो वैसा ही इसके पास भी होता है, हम लोग का जो सेल होता है, सेल के मतलब चट्टानें जो होती है, उसके पास भी एक प्रतिरोधक क्षमता होती है कि आपको कितना हिलाया जाए या फिर कितना दबाया जाए आपको, कि आप जो है सहन कर सकते हैं। और जब यही सहन नहीं करने सकती है तो क्या होने लगता है, उसमें आकस्मिक ढंग से विक्षोभ उत्पन्न होने लगता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो इसका वैज्ञानिक कारण यही है कि शैलों की प्रतिरोधक क्षमता से, कोई पूछेगा कि भूकंप का वैज्ञानिक कारण क्या है दोस्तों, तो शैलों की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक आकस्मिक विक्षोभ का होना। चलिए, आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक कारणों में से सर्वप्रमुख क्या होता है, तो सबसे पहला जो है ज्वालामुखी। सबसे पहला है क्या, ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, तो ज्वालामुखी मतलब आग का जो मुंह होता है उसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए, होता क्या है कि पृथ्वी की जो भूभाग है, हमारी जो पृथ्वी है, उसकी 3 भागें हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। तो ये जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला पूरा पूरा पिघला हुआ रहता है। देखिए, ये 3 भाग है इसके, तो ये जो बीच वाला का बात करेंगे हम लोग, ये ऊपर पट्टी है, ऊपर वाला ये बीच वाला भाग है। तो बीच वाला पूरा पूरा क्या रहता है, पूरा पिघला हुआ मैग्मा है। पूरा पिघला हुआ क्या चीज है, मैग्मा है, लावा है। और ये लावा क्या होती है, जब किसी कारणवश धरती से बाहर निकल जाती है फाड़ करके जमीन को, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी की क्रिया बोलते हैं। अब दोस्तों, जब यहाँ से लावा बाहर निकलेगी तो ऐसा थोड़ी ना है कि वह उसको कम ताकत लगाना पड़ेगा, भयंकर ताकत के साथ निकलती है एकदम। जो धरती रहती है उसको चिड़ले फाड़ले बाहर आ जाती है। अब जब चिड़ले फाड़ले बाहर आएगी तब क्या होगा, ये वाला जो धरती है, ये वाला जो है ये भूभाग, इसमें कंपन उत्पन्न होगा। और जब कंपन उत्पन्न होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं भूकंप। तो ये जो है कैसे हुआ, ज्वालामुखी के कारण, कि ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ तो भूकंप की उत्पत्ति हो गई। कैसे लिखेंगे इसमें, तो भूकंप के आने का एक प्रमुख कारण ज्वालामुखी उद्भेदन या उद्भेदन का प्रयास है। जी हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन का, कि ज्वालामुखी उद्भेदन होगा उस समय भी, और उद्भेदन का प्रयास जब ज्वालामुखी करेगी, बाहर निकलने का प्रयास भी करेगी और नहीं निकल पाएगी, चट्टान उसको जो है दबा करके रख देगी, तो वहां पे भी कंपन उत्पन्न होता है। क्योंकि पृथ्वी के भीतर से जब गर्म लावा और गैसों की बहुत भारी मात्रा बलपूर्वक धरातलीय चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आती है, तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक भूकंप का अनुभव किया जाता है। जब ज्वालामुखी अंदर से बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा ताकत लगाती है, एकदम भड़ाक से फेंक देती है ऊपरे। अब जब भड़ाक से एकदम अचानक से फेंक दी पूरा जोरदार तरीके से, तो क्या होता है, अब कोई भी चीज को हम लोग करेंगे क्या, जोरदार तरीके से एकदम मारते हैं तो उसमें कंपन होता है कि नहीं। तो इसमें भी जो लावा है, जो वहां पे गैसें बनी है, वह बाहर निकलना चाहिए। और बाहर निकलने के क्रम में जहां उसको मुलायम चट्टाने मिली या फिर जहां कमजोर चट्टाने मिली, कमजोर धरातल मिला, उसको फाड़ते हुए बाहर आ गई। और इस क्रम में क्या होता है, पृथ्वी जो है कांप उठती है, हजारों किलोमीटर तक इसका जो है अनुभव किया जाता है, और इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो ये कारण किसके कारण हुआ, ज्वालामुखी के कारण हुआ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, तो क्राकाटोआ ज्वालामुखी जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच जो स्थित है, यह तीक्ष्ण उद्भेदन के इतना भयंकर भूकंप जो है उत्पन्न किया था कि इसका प्रभाव जो है कहाँ तक देखा गया था, चिली के हॉर्न अंतरद्वीप यानी दक्षिण अमेरिका 12,800 किलोमीटर दूर तक अनुभव किया गया था। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जब ये उद्भेदन हुई थी, तीक्ष्ण उद्भेदन हुआ था इसका जब, तब यह कहाँ तक सुनाई दिया था, चिल्ली के हॉर्न अंतरद्वीप तक अनुभव किया गया था। 12,800 किलोमीटर, सोच रहे हैं 12,800 किलोमीटर दूर तक। जापान में जो भूकंप आते रहते हैं वो सब किसके कारण आते रहते हैं, तो सब ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण आते रहते हैं। जापान का अधिकतर भूकंप किसके कारण आता है, ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। देखिए, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। कैसे ज्वालामुखी होती है, तो अंदर हम लोग देखिए कि अंदर पूरा पूरा पिघला हुआ मैग्मा रहता है, और यही मैग्मा जो है जब धरातल से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से देखिए ये जो लावा है, पिघला हुआ मैग्मा है, वो सब क्या हो रहा है,
बाहर निकल रहा है कि नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाके फैल जाएगा पूरा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। और इसके कारण किसका उत्पन्न हुआ, किसका जन्म हुआ, तो भूकंप का जन्म हुआ। मतलब ज्वालामुखी एक कारण है, प्राकृतिक कारण है, जो किसको जन्म देती है, भूकंप को जन्म देती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भ्रंश तथा संपीड़न की क्रिया। भ्रंश का मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज का टूट करके अलग हो जाना, कोई भी चीज का टूट करके अलग हो जाना। और संपीड़न का मतलब क्या होता है, कि दबाव, दबाना। देखिए यहाँ पे भ्रंश, ये दो हैं चट्टाने, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बीच से तोड़ देंगे, और तोड़ के जब अलग अलग भागों में इसको बांट देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, गड्ढा बन जाएगी, गर्त बन जाएगी। इसी को बोला जाता है भ्रंश, इसी को क्या बोला जाता है, भ्रंश। और संपीड़न की क्रिया में क्या होती है, कि दो चट्टाने हैं, मान के चलिए एक ही चट्टान है और एक ही चट्टान है, दोनों जो है एक ही दिशा, दोनों जो है विपरीत दिशा में जब गति करती है, तब क्या होती है, संपीड़न की क्रिया देखने को मिलती है। ये दोनों जो है सिकुड़ जाता है, ये दोनों जो है टकरा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न। दूसरे भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी गर्म चीज है, इसको जब हम लोग ठंडा करेंगे, तो क्या होता है, इसमें सिकुड़न उत्पन्न होता है, सिकुड़ने लगती है धीरे धीरे, इसी को हम लोग संपीड़न कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तनाव या संपीड़न के कारण जब पृथ्वी की सतह पर, तनाव या संपीड़न के कारण जब पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानें चटकने लगती है, तो पृथ्वी की परतों में अव्यवस्था आ जाती है, और पृथ्वी की चट्टानें भ्रंश के प्रभाव में आकर तेजी से टूटकर खिसकने लगती है। देखिए, जी हाँ, समझने का यहाँ पे है, ठीक ना। कैसे हम लोग क्या चीज बोला गया है, कि पृथ्वी की परतों में अव्यवस्था, मतलब किसके कारण, चट्टानों के खिसकने या चटकने के कारण। क्या होता है, जब तनाव कोई भी चीज को खींचेंगे या फिर दबाएंगे, तब क्या होगा, वो चटकेगा कि नहीं। जैसे कोई रबर को ले लेते हैं और जोरदार तरीके से खींचते हैं, जब खींचते हैं तो उसकी एक अंतिम सीमा होती है, और अंतिम सीमा के बाद वो क्या होने लगता है, चटकने लगता है, टूटने लगता है। वैसा ही पृथ्वी के पास भी है, कि जब उसको, उसके जो चट्टान है उसके बीच तनाव उत्पन्न हो या फिर संपीड़न उत्पन्न हो, तब क्या होएगी, वह चटकने लगेगी, और चटकने से वहां पे भ्रंश का निर्माण होगा। और भ्रंश जो है इतना तेजी से टूटकर बनता है, चट्टानों के खिसकने के साथ बनता है, कि वहां पे क्या उत्पन्न होती है, दरारें उत्पन्न होती है। और कोई भी चीज जब दरार उत्पन्न होगा, तो क्या साथ में लाता है, भूकंप, कंपन। बिना कंपन का तो दरार उत्पन्न होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो चीजों को जब हम लोग अचानक से अलग करेंगे, तो वहां पे हम लोग को झटका लगेगा, जोरदार झटका लगेगा। अब झटका लगेगा, इसका मतलब क्या है, कंपन हुआ, और कंपन हुआ तो क्या देखा जाएगा, भूकंप। कंपन को ही हम लोग भूकंप कहेंगे। चलिए, प्रायः जितने सारे बड़े बड़े भूकंपे होते हैं, वहां पे भ्रंश क्रिया देखी जाती है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कि संसार के सभी नवीन पर्वत क्षेत्र जैसे हिमालय हैं, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, ये सब पर्वतों पर क्या होता है, तो ये सब दुर्बल क्षेत्र हैं, जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। ये सब नवीन है, अभी नया नया बन रहा है, और नया नया बन रहा है, इसका मतलब क्या है, कि इसका क्षेत्र जो है दुर्बल है, पूरा पूरा मिट्टी भरा हुआ है, और इसमें अधिकतर भ्रंश की क्रिया देखी जाती है। और भ्रंश के साथ साथ किसकी उत्पत्ति होती है, तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। भारत का जो असम में भूकंप आया था अगस्त 1950 में, उसका मुख्य कारण यही था, भ्रंश की क्रिया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रहा है, तो फोटो ए दिखाया गया है। ए में देखिए दो है, यहाँ पे दो भूभाग है, एक ये और एक ये, दोनों जो है क्या हो रहा है, खिसक रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो यहाँ पे भी भ्रंश उत्पन्न होगा, और भ्रंश उत्पन्न होगा तो इससे भी भूकंप उत्पन्न होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कि चट्टान जब खिसक करके नीचे चली जा रही है, दूसरा में एक भूभाग ऊपर ही रह जा रहा है और दूसरा का नीचे खिसक के चला जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। तीसरा में क्या है, कि एक भूभाग जो है ऊपर चला जा रहा है, जब ऊपर चला जाता है, दूसरा का जहाँ का तहीं रह जाता है, तब वहां पे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। मतलब भ्रंशों के निर्माण में किसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब कोई भी चीज पे या फिर धरती पे तनाव या फिर संपीड़न की क्रिया होती है, संपीड़न लगता है, तनाव लगता है, तो वहां पे भ्रंश की क्रिया उत्पन्न होगी, भ्रंश बनेगा, और भ्रंश जब होगा तब भूकंप की उत्पत्ति होगी। चलिए, आपको क्लियर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, कुछ वैज्ञानिक भ्रंशों को भूकंप का कारण मानते हैं, पर कुछ भूकंप के परिणाम स्वरूप इसकी सृष्टि मानते हैं। जी हाँ, कुछ जो है बोलते क्या है, कि भ्रंशों से भूकंप का जन्म होता है। भ्रंशों से भूकंप का जन्म होता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, जब भूकंप आती है तब यह भ्रंश बनता है।
तो दोनों जो है अपने अपनी जगह पर सही है। एक और हम लोग देखेंगे तो भ्रंश के कारण भूकंप उत्पन्न भी होता है, हो सकता है, और दूसरा जो है ये भी हो सकता है कि भूकंप जो है, भूकंप के परिणाम स्वरूप किसकी सृष्टि होती है, तो भ्रंशों की सृष्टि होती है, भ्रंशों का जन्म होता है। दोनों जो है, दोनों कथन सही है। चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी मतलब प्लेटों का खिसकाव। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे बहुत सारी प्लेटें हैं, बड़े बड़े प्लेटें हैं और छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें सदैव गति करती रहती है, और गति करने के साथ साथ क्या होती है कि यह कभी किसी दूसरे प्लेट से टकरा जाती है, कभी दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, कभी दूसरे के नीचे चली जाती है। और जब ये सब क्रिया होता है, रगड़ाती है, जब ये सब क्रिया होता है तो इसी को हम लोग प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक इंग्लिश में बोला जाता है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। जैसे हम लोग रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों को चलाएंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है कि गाड़ियां जो है टक्कर करती है, टक्कर हो जाती है, और टक्कर हो जाती है तो उससे भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता होगा, जोरदार विस्फोट उत्पन्न होता होगा। और यहाँ पे भी वही काम होती है कि पृथ्वी में बहुत सारी प्लेटें हैं। देखिए, जब स्थल मंडल पर स्थित दृढ़ एवं कठोर भूप्लेट गति करने के उपरांत एक दूसरे से टकराती है या रगड़ खाती है तो प्लेटों में क्या उत्पन्न हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे भूकंप की संज्ञा दी जाती है। अभी हम प्लेट को भी दिखाएंगे कि हमारे कौन कौन से प्लेट होते हैं, पृथ्वी के अंदर कैसे कैसे प्लेट पाए जाते हैं जो क्या करते रहते हैं, हमेशा गतिशील होते रहते हैं। देखिए, आर्मेनिया का विनाशकारी भूकंप जो आया था 7 दिसंबर 1988 को, आर्मेनिया, इसमें अरबी प्लेट और ईरानी प्लेट के टकराने से, अरबी और ईरानी प्लेट ये दोनों प्लेट टकराए थे तो आर्मेनिया का विनाशकारी भूकंप 7 दिसंबर 1988 को आया था। जापान के पास जो भूकंप आया था, इसका कारण क्या होता है कि प्रशांत प्लेट और यूरेशिया प्लेट का परस्पर रगड़ खाना, ये सब दोनों प्लेटें जो है क्या कर रही है, तो रगड़ खा रही है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होते जा रही है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे है पृथ्वी का संकुचन। क्या है, पृथ्वी का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। माना जाता है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, फलतः इसकी गर्मी शांत हो रही है और इस कारण भूगर्भ में भाप का बनना भी स्वाभाविक है, और बहुत अधिक मात्रा में भाप बनने पर इसका बाहर निकलना भी स्वाभाविक है। देखिए क्या बोलता है कि पृथ्वी का संकुचन, संकुचन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जब हम लोग गर्म चीज को ठंडा करेंगे तब क्या होता है, उसमें संकुचन की क्रिया होती है। संकुचन की क्रिया साइंस में हम लोग देखे हैं कि कोई भी चीज को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें फैलने की क्रिया होती है, और कोई भी चीज को जब ठंडा करेंगे हम लोग तो उसमें संकुचन की क्रिया होती है। तो ऐसा ही पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय यह बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे पृथ्वी में संकुचन होती जा रही है, पृथ्वी ठंडी होती जा रही है, और ठंडा होने के फलस्वरूप उसमें क्या होते जा रहा है, संकुचन होते जा रहा है। अब देखिए, जब पृथ्वी संकुचित होगी, धीरे धीरे ठंडी होगी तो इसकी गर्मी शांत हो रही है। इसका मतलब ये है कि भूगर्भ में भाप का निर्माण तो जरूर होता होगा, भाप बन रही है। अब भूगर्भ में जब भाप बन रहा है बहुत अधिक मात्रा में, तो वो भी निकलने की कोशिश करेगी कि नहीं? कि ऐसा थोड़ी ना है कि भाप कोई स्थान नहीं घेरती है, भाप भी वहां से निकलने का प्रयास करेगी। और भूगर्भ की भाप जब तेजी के साथ बाहर निकलती है तो भ्रंशों का निर्माण करते हुए बाहर निकल जाती है। क्या होता है कि भूगर्भ में जब बनी भाप तेजी से एकदम बाहर निकलना चाहती है, और जब बाहर निकलती है तो भ्रंश का निर्माण होता है, और भ्रंश के दोनों किनारे चटकने लगते हैं, और चटकने के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप का आभास किया जाता है। तो चौथा कारण था पृथ्वी का संकुचन। चलिए पांचवा हम लोग देखते हैं, पांचवा क्या है, पांचवा कारण है समस्थितिकी समायोजन या फिर भूसंतुलन। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह जियोड शेप में है, उसकी शेप कैसी है, जियोड है। कहीं पे क्या है, इस टाइप की, कहीं पे क्या है तो गड्ढा है, कहीं पे उठा हुआ भाग है। जैसे हम लोग का नाक मुंह जो है, ठीक ना, हम लोग मुंह की बात करें, पृथ्वी को मुंह मान लेते हैं। अब मुंह में देखिए आंख जो है पूरा पचका हुआ है,
ठीक ना, नाक जो है उठा हुआ है, मुंह जो है घुसा हुआ है। वैसा ही पृथ्वी पे भी है। पृथ्वी पे बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत हैं, बहुत सारे गर्त हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो है पूरी पूरी गोल है? नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग पृथ्वी का जब शेप पूछता है हम लोग तो जियोड बोलेंगे। किस शेप की होती है हमारी पृथ्वी? जियोड शेप की होती है। और ये जो काल्पनिक रेखा है, ताकि इसका अध्ययन अच्छे से किया जा सके, इसीलिए इसको एक काल्पनिक रेखा में मिला दी जाती है। मतलब जो गड्ढा हुआ भाग है, गड्ढा वाला भाग को क्या किया जाता है? उठा दिया जाता है, और उठा हुआ भाग को क्या कर दिया जाता है? गड्ढा कर दिया जाता है। तो ऐसा ही इसको गोल बना दिया जाता है इस शेप में, काल्पनिक रेखा खींच करके। तो पृथ्वी में समस्थिति और समायोजन का यहाँ पे क्या मतलब होगा? तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग एवं निचले भाग में समस्थिति की समायोजन हमेशा एक समान नहीं रहती है। एक तो ऊपर उठा हुआ है, दूसरा नहीं, तो दोनों में बैलेंस बनाना होता है। अब पृथ्वी के एक साइड को अगर हम लोग ज़्यादा ऊंचा उठा दें और दूसरे साइड को कम ऊंचा करें, एकदम गड्ढा कर दें, तो वहाँ पे बैलेंस बनेगी नहीं। तो जितना ऊपर हमको उठाना पड़ेगा उतना ही नीचे भी हमको ये करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाते हैं सिर्फ अगर ज़मीन से हम लोग ऊपर उठा देंगे तो क्या बिल्डिंग हमारी बन जाएगी अच्छे से? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तो जितना ज़्यादा हम लोग ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा नीचे भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा, उतना ही मजबूती के साथ नीचे भी उसका बीम देना पड़ेगा। वैसा ही पृथ्वी के साथ भी होती है कि पृथ्वी जब पहाड़ों का निर्माण करती है तो वह साथ में बैलेंस करने के लिए गर्त का भी निर्माण करती है। और होता क्या है कि देखिए, महाद्वीप से निकल कर सारे मलबे जो हैं वह समुद्र में पहुंचते हैं। समुद्र जो है बैलेंस करने का काम करते हैं पहाड़ों को। समुद्र जो है गर्त है, गड्ढा है, तो उसको बैलेंस करने का काम करती है। लेकिन अभी का जो संतुलन है वह महाद्वीप से अपरदित होकर जो मलबे आते हैं वह समुद्र में जाकर जमे हो जाते हैं, जिससे समुद्र की जो गहराई है वह धीरे धीरे कम होते जा रही है। समुद्र की गहराई धीरे धीरे कम होते जा रही है। समुद्र का जो भाग है वह ऊपर उठता जा रहा है। अब पहाड़ तो ऊपर उठले हैं, और जो गड्ढा था बैलेंस करने के लिए उसको भी हम लोग अगर निक्षेपित करके उठा दे रहे हैं, गंदा जमा करके समुद्रों में बहा करके मिट्टी जमा हो रही है, उससे उठ जा रही है, तो क्या आप ही बताइए कि पृथ्वी जो है उसका बैलेंस हो पाएगा? नहीं बैलेंस हो पाएगा। और इसी बैलेंस को कायम रखने के लिए पृथ्वी जो है अपने अंदर उथल पुथल करती है और उस सारे जो मिट्टी है उसको बाहर फेंक देती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। और पर्वतों के निर्माण के साथ साथ क्या होता है? तो भयंकर भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहाँ कमजोर भाग होते हैं वहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और देखिए, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है हिंदू कुश 1948 एवं कनाडा का जो भूकंप है 1905 में आया था। दोनों का कारण क्या था? तो समस्थितिकी समायोजन या फिर भूसंतुलन। कि भूसंतुलन अगर नहीं रहेगी तो भूकंप का आना लाजमी है। तो समस्थितिकी समायोजन या फिर भूकंप संतुलन पता हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अन्य कारण इसके देखते हैं। अन्य कारण क्या होता है? अन्य प्रमुख कारण कौन कौन सा है? तो समुद्र का जल समुद्र नितल में पड़ी दरारों से होकर भूगर्भ में पहुंचता है। देखिए, अब समुद्र तो है, समुद्र जिस प्रकार हमारी जो धरती है वैसा ही समुद्र का जो हर जगह है वह मजबूत नहीं है, कहीं पे तो कमजोर होगी। जिस प्रकार से धरती पे है वैसा ही क्या होता है कि जब समुद्र की पानी जो है कमजोर जगहों को छेद करके अंदर रिस रिस कर अंदर जाने लगती है, जहाँ पे पिघला हुआ मैग्मा जमा है। देखिए, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पे क्या है? समुद्र है। ये समुद्र है, यहाँ से पानी जो है रिस रिस कर कहाँ जा रही है? जमीन के अंदर जा रही है। अब जमीन के अंदर ये पिघला हुआ क्या है? मैग्मा है, लावा है। अब पिघला हुआ जो लावा है वो क्या हो रहा है? वहाँ पे जब पानी जाएगी, अब पानी जाएगी तब क्या होगी? भाप बनेगा ना। कोई भी गर्म लोहा पे पानी गिराते हैं या फिर गर्म चीज पे पानी गिराते हैं तो तुरंत भाप बन के कैसे उड़ती है? वैसा ही पानी जो है इसके अंदर जाती है और भाप बन जाती है। फिर इस करके अंदर गई, भाप बन गए। तो नीचे जो भाप जा रही है, नीचे जो भाप बन रही है पानी से, उसको बाहर निकलने का जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? बाहर निकलने का जगह चाहिए। और बाहर निकलने के जगह
वह क्या करती है, भाप जो है खुद ढूंढ लेती है। जहाँ कमजोर जगह मिलता है उसको समुद्र में, समुद्र की सतह पे जो कमजोर जगहें होती है वहां से वो सब क्या करती है, सीधा एकदम भाप जो है बाहर निकलना चाहती है और बहुत ही तेजी के साथ बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है, तो भूकंप के साथ साथ सुनामी की भी उत्पत्ति होती है। चलिए उसके बाद आगे क्या है, तो किसी चट्टान, किसी नदी पर बांध बनाकर जल एकत्रित करने से जलाशय के तल का दाब जो है वह बढ़ता है, जिससे चट्टानों में विक्षोभ उत्पन्न होता है और भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब हम लोग बांध बना के रख रहे हैं, पानी को जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को जब दबाते जाएंगे, मान के चलिए कि आप कहीं कपार पर अगर हम लोग बोझा रखते जाएंगे तो आप उठना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, चाहोगे ना। वैसा ही ये भी है कि जब हम लोग जलाशय में क्या करते हैं, पानी को जमा करते जाते हैं तो वहाँ पे दबाव उसका बढ़ता है और चट्टानों में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप की उत्पत्ति के अन्य प्रमुख कारणों में से भूस्खलन, हिमस्खलन, गुफाओं के गिरने, शिलाखंडों के टूटने इत्यादि सर्वप्रमुख है। भूस्खलन से भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है छोटे पैमाने पे। हिमस्खलन से भी होती है, हिमों के जब टूटकर गिरने से। गुफा जब गिर गया, कोई बड़ा गुफा है वो गिर गया तो वहाँ से भी अगल बगल के क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति होगी। और शिलाखंडों के टूटने इत्यादि से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इतना सारा अभी हम लोग जो देख रहे थे सब प्राकृतिक कारण था। क्या कारण था, प्राकृतिक कारण था। अब हम लोग मानवीय कारण की चर्चा करते हैं। मानवीय कारण कौन कौन सा है, तो मानव की अनेक क्रियाकलाप जो है लघु एवं कृत्रिम भूकंपों को जन्म देती है, जिसमें सर्वप्रमुख सुरंग का बनाना। सुरंग जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे मशीनें लगाई जाएगी, जिससे क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। खान खोदेंगे, वहाँ पे भी भारी भारी मशीनें लगाई जाएगी, उससे भी भूकंप का उत्पन्न होगा। रेल इंजन और भारी वाहन, रेल इंजन से भी क्या होती है, तो भूकंप की उत्पत्ति। आप लोग देखे होंगे कि जब ट्रेन गुजरती है सामने से तो कितना जो है कंपन उत्पन्न होता है। विस्फोट जब होती है तो वहाँ पे भी उससे भी उत्पन्न हो सकता है। कारखानों में लगे विशाल मशीनों से हो सकता है। संसाधनों का दोहन, देखिए जिस प्रकार आदमी जो है, जिस प्रकार मनुष्य जो है आज संसाधनों का दोहन कर रहा है, जहाँ जो नहीं बनाना चाहिए था वहाँ वो चीज़ को स्थापित कर दे रहा है। जैसे पर्वतों पे बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं, जैसे आज हम लोग उत्तराखंड में देखते हैं कि अनेकों वहाँ पे नगर बसाए जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। तो क्या हो रहा है, पृथ्वी पर जो दबाव है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पृथ्वी पर दबाव बढ़ रहा है। सारे संसाधन है उसको निकाला जा रहा है, अंधाधुंध उसका प्रयोग किया जा रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे अनेकों सारे दुष्परिणाम जो है हमारे सामने आ रहे हैं। अगला जो है 7 नंबर, वह वैज्ञानिक परीक्षण है। क्या है, वैज्ञानिक परीक्षण। वैज्ञानिक परीक्षण जब होता है, बड़े बड़े परीक्षण जब किए जाते हैं तो उसमें भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे बिग बैंग का जो परीक्षण किया जा रहा था उसमें भी हल्के भूकंप के झटके जो थे वो महसूस किए गए थे। अगला है जेट विमान। जेट विमान जो है वह बहुत ही भयंकर विमान होती है, लड़ाकू विमान के नाम से जिसे जाना जाता है, उससे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। मतलब हमारी जो धरातल है वो कांप उठती है। 9 नंबर है परमाणु परीक्षण। परमाणुओं का जब परीक्षण किया जाता है, परमाणु का जब परीक्षण होता है तो उससे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे भारत में जब परमाणु का परीक्षण हुआ था उस समय भी क्या चीज हुआ था, तो हल्के पैमाने पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं आगे क्या है। भूकंप का प्रभाव, भूकंप का प्रभाव क्या होता है, प्रभाव को कैसे लिखेंगे, तो भूकंप एक आकस्मिक प्राकृतिक शक्ति है। ये तो सबको पता है, आकस्मिक कभी भी अचानक होने वाला प्राकृतिक शक्ति है, जिसकी मात्रा कुछ ही सेकंड में, जिसकी मात्र कुछ ही सेकंड जीवन तबाह करने के लिए काफ़ी होती है। कुछ ही सेकंड में यह क्या करती है, जीवन को तबाह करते हुए गुजर जाती है। हमारा इतिहास इसका गवाह देता है कि जब जब धरती पे भयंकर भूकंप आए हैं, मानव जीवन के साथ साथ उसकी संपत्ति जैसे घर हो गए, मकान, पुल, रेल मार्ग, नगर, सड़क इत्यादि भी प्रभावित होते हुए मिले हैं। भूकंपों के निम्नलिखित परिणाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से परिणाम होते हैं, पहला भूतल के रूप में बदलाव, भूमि का जो तल है उसके रूप में बदलाव हो जाता है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है और अलग अलग जो है आकृतियों का निर्माण हो जाता है। मानव जीवन की हानि होती है। मानव के प्रतिष्ठान एवं उनके निर्माण जैसे भवन हो गए, रेल मार्ग हो गए, पुल हो गए, बांध हो गए, कस्बे, शहर, ये सब क्षतिग्रस्त और विनाश हो जाते हैं, ये सब का विनाश हो जाता है।
विध्वंसकारी अग्नि का जन्म होता है, बाढ़ आते हैं, भूस्खलन इत्यादि आपदाओं का जन्म होता है। जैसे मान के चलिए भूकंप आया तो कोई बांध टूट गई तो उससे बाढ़ का ये होगा, बाढ़ उत्पत्ति हो जाएगी, बाढ़ का जन्म हो जाएगा। जितने सारे अगल बगल के इलाके हैं वो सब बह जाएंगे। भूकंप से भूस्खलन की उत्पत्ति होगी, जहाँ पे कमजोर भूभाग रहेगा वो धंस कर गिरने लगेगा। और जब समुद्रों में जब भूकंप आती है तो इससे सुनामी की भी उत्पत्ति होती है। बहुत भयंकर पैमाने पर सुनामी भी किसके कारण होती है? भूकंपों के कारण होती है। भूकंप से मानव एवं अन्य प्राणियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कभी कभी हमारी आंखें इस प्रभाव क्षेत्र में मृत्यु एवं विनाश की दृश्य देखने को मजबूर हो जाती है। क्या होता है? तो जीवन तो हमारा अस्त व्यस्त होता ही है, लेकिन कभी कभी हमारी जो आंखें हैं वह मृत्यु और विनाश के दृश्य को देखने के लिए मजबूर हो जाती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल में कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि विश्व के सर्वाधिक आपदाकारी भूकंप और आहत मानवों की संख्या दी हुई है कि वर्ष देखिए 1956 में कहाँ पे भूकंप आया था? तो सेंसी नामक स्थान पे भूकंप आया था जो चीन में है। हताहतों की संख्या थी 8,30,000। 8,30,000 मनुष्य जो हैं वहाँ पे हताहत हुए थे। 1737 में आया भूकंप कोलकाता जो भारत में स्थित है, भारत देश में, वहाँ पे 3 लाख लोगों की हताहत की सूचना मिली थी। 1923 में जो भूकंप आया था जापान के टोक्यो शहर में, वहाँ पे 1,43,000। 1976 में आए तंगसान जो चीन में स्थित है, वहाँ पे आए भूकंप में 2,50,000 हताहत हुए थे। तो ये जो है कितने बड़े बड़े आंकड़े हैं जो दिखाती है कि जो भूकंप है वह किस प्रकार मानव जीवन को क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों ये था भूकंप। भूकंप के कारणों को जाना हमने और भूकंप के प्रभावों को देखा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप के प्रकारों को जानेंगे और ये जो आपदा है इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, भूकंप का प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे ये जो इतनी भारी संख्या में जान माल की क्षति होती है उसको कैसे कम किया जाए, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ही बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा सक्सेस एरिया। जी हाँ, सक्सेस एरिया, ASUCCESSAREA मेरा चैनल जो है वो आ जाएगा और वहाँ पे सब्सक्राइब बटन जो होगा उसको प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा तो लाइक बटन को भी प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।